फोकस प्लस हार्ड वर्क प्लस पैसेंस इज इक्वल टू सक्सेस होता है। यानी कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप में फोकस प्लस हार्ड वर्क और प्लस पैसेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, तब आप सक्सेस को पा सकते हैं, यानी सक्सेस के मिठाई को खा सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आप सोचेंगे बिना फोकस विदाउट हार्ड वर्क विदाउट पैसेंस आप सोचेंगे इक्वल टू सक्सेस, तो इट्स नेवर। आपको समझ में आ गया होगा। मुझे बिलीव है कि आप लोग ऐसे करेंगे, कोई भी फील्ड में आएंगे तो आप अगर स्टूडेंट होंगे तो डेफिनेटली है कि मुझे बिलीव है कि आप फोकस करेंगे, हार्ड वर्क भी करेंगे और पैसेंस भी रखेंगे और सफलता भी पाएंगे, यानी आपको सक्सेस भी मिलेगा। हम आज के क्लास में आपको यानी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसमें फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर लिविंग बींग्स के बारे में बात करेंगे। इस क्लास में हम वो क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको द लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर को समझाने में और समझने में, और टॉपिक व्हाट आर लिविंग बींग्स को समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इस क्लास में जो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे उसमें आपको उस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखेंगे, इसीलिए आप लोग क्लास में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करता हूँ, आपको लेके चलता हूँ एक क्वेश्चन, यानी कि आप लोग से क्वेश्चन में बायोलॉजी का एक रखता हूं। आपसे अगर वो क्वेश्चन बन जाए, या आप अगर वो क्वेश्चन को फर्स्ट बार अगर देखे होंगे या सेकंड बार या इससे पहले भी अगर जानते होंगे उस क्वेश्चन के बारे में, तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। और अगर आप जानते होंगे फिर मैं एक्सप्लेन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। हम आपके सामने में क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ध्यान से आप देखते रहिए। आते हैं और आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन क्या रहेगा, वो क्वेश्चन का नाम ये है होमियोस्टेसिस। अगर आप लोग होमियोस्टेसिस वर्ड आपने देखा, होमियोस्टेसिस, सबसे पहले आप कमेंट करके ये बताइए कि होमियोस्टेसिस ये क्या है, ये प्रोसेस है या ये एक वर्ड है। आप ये दोनों में से डिफरेंट को आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके कमेंट के फिर आगे में जब आपको बताएंगे तो आपको समझने में बहुत मजा आएगा। तो ऑटोमेटिक आप कमेंट अगर कर दिए होंगे तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम एक्सप्लेन करते हैं ये क्वेश्चन क्या है। देखिए, होमियोस्टेसिस एक प्रोसेस होता है। ये क्या है, हमारे बॉडी की एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा हमारे बॉडी में कौन से वर्क होते हैं वो समझते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा हमारे बॉडी में कौन से वर्क होते हैं वो समझते हैं। 1 मिनट 1 मिनट हो जाए, प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस से कौन सा वर्क हमारे बॉडी में जो है, होमियोस्टेसिस ये एक इंटरनल वर्क करता है। कौन सा वर्क करता है, इंटरनल वर्क करता है। इंटरनल वर्क मतलब क्या, यानी कि हमारे आंतरिक, यानी बॉडी में आंतरिक जो है, यानी कि आंतरिक क्या है, हमारे बॉडी में आंतरिक एक इन्वायरमेंट भी है। इन्वायरमेंट मतलब आप सोचेंगे कौन सा इन्वायरमेंट है, मतलब आंतरिक वातावरण को जो संतुलन बना के रखता है, मतलब बैलेंस करके रखता है, बैलेंस बनाए रखता है, यानी इन्वायरमेंट को बैलेंस बनाए रखता है, उसी को हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि कौन सा, कि हमारे अंदर में जो वातावरण है उसमें कौन कौन से ऐसे है वर्क जिसको वो बैलेंस करता है। तो देखिए, बैलेंस जो करता है वो ये है, जैसे हमारे बॉडी में टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर, हमारे बॉडी में टेम्परेचर कितने होते हैं, 37C होते हैं। 37C, 1 मिनट, हाँ 37C होते हैं। क्या होते हैं, 37C होते हैं। और यस, इसको इधर लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। 30°C होते हैं, यानी कि 37 सेल्सियस होते हैं हमारे बॉडी में। क्या होते हैं, बॉडी के टेम्परेचर होते हैं। उस टेम्परेचर को बैलेंस बनाए जो रखते हैं, उस प्रोसेस को होमियोस्टेसिस कहते हैं। होमियोस्टेसिस का काम होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करना, बनाए रखना। और फिर क्या होते हैं साथ में, जैसे वाटर का लेवल हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए, हमारे बॉडी में शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, इसको बनाए रखते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में वाटर और शुगर और साथ में क्या है, टेम्परेचर, ये सब का मात्रा कितना रहना चाहिए वो ऑटोमेटिक है हमारा क्या है, होमियोस्टेसिस प्रोसेस के द्वारा ये बैलेंस होता है हमारे बॉडी में।
यानी कि एक इंटरनल इन्वायरमेंट वायलेंस करने का काम, क्या वायलेंस ने बैलेंस, बैलेंस करने का काम, बैलेंस मतलब क्या करने का, संतुलन बनाने का काम जो करता है होम्योस्टेसिस। यानी वायलेंस अगर याद रखेंगे केजीएफ वाला तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए बैलेंस 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 बनाए रखता है, संतुलन। तो याद रखिएगा ये जो हमारे आंतरिक वातावरण में जो संतुलन बना के रखता है उसी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। होम्योस्टेसिस जब भी अगर आप देखेंगे ये वर्ड को तो याद रखिएगा ये हमारे बॉडी के इंटरनल प्रोसेस है जो बैलेंस बना के रखता है, क्या इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी वर्क होते हैं उसको बैलेंस करने का काम करते हैं, बैलेंस करने का काम करता है। अब हम आपसे पूछे जैसे मेटाबॉलिज्म क्या करता है, हमारे बॉडी को केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, वो मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में। उसी टाइप से ये होते हैं होम्योस्टेटिस एस्टेसिस, होम्योस्टेटिक्स नहीं, होम्योस्टेसिस जो है वो उसी तरह से मेटाबॉलिज्म की तरह ही वर्क करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कहाँ, अब हम आपको एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे, इसको इरेज कर देते हैं तो आपको समझने में और आसान रहेगा। अगर आप लोग देख लिए होंगे तो हम इरेज कर देंगे, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको इरेज करके फिर समझाएंगे। अगर नहीं तो स्पेस यहाँ पे बचवा है फिर भी हम आपको देखते हो इसमें समझा करके कि आपसे सही आप देख पाएंगे। तो ऑटोमेटिक आपसे अगर एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि आप बताइए कि हम जब ये फर्स्ट टॉपिक में आते हैं व्हाट आर लिविंग बींग्स, इनमें तो इस टॉपिक में एक साइंटिस्ट का नाम आता है, वो साइंटिस्ट के नाम क्या होते हैं, अर्नस्ट मेयर साइंटिस्ट। क्या नाम था, अर्नस्ट मेयर साइंटिस्ट। याद रखिएगा अर्नस्ट मेयर साइंटिस्ट के बारे में अगर पूछेंगे कि वो स्टडी कहाँ से किए थे तो आपको जरूर पता होगा और बताए भी होंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। वो कहाँ से किए थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना स्टडी किए थे, अपना पढ़ाई किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आपसे पूछे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऐसा क्या है, याद रखिएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कोई छोटा मोटा यूनिवर्सिटी के नाम नहीं है बाबू, याद रखना है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक क्या है, वर्ल्ड के नंबर 1 यूनिवर्सिटी के नाम है। अगर हम आपसे पूछे कि वर्ल्ड के नंबर 1 यूनिवर्सिटी के नाम है तो बताइए कि भारत के कौन कौन से लोग अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी किए हैं तो आपको बता देते हैं। याद रखिएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्नस्ट मेयर जो है जो जर्मनी में उनका बर्थ हुआ था और यूएस में जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस की क्या यूनिवर्सिटी है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 होते हैं। और यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे तो जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब भी होता है एक क्या वर्ल्ड का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद एकदम फिक्स है लाइफ बल्ले बल्ले और सक्सेस। तो याद रखिएगा भारत के बारे में पूछे कि भारत से कौन कौन लोग ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी किए थे तो याद रखिएगा रतन टाटा के नाम सुने होंगे। ये रतन टाटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस के पढ़ाई किए थे। और फिर अगर बोलूं तो मुकेश अंबानी के नाम सुनते होंगे, ये भी मुकेश अंबानी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही क्या किए थे, बिजनेस के अंबानी यानी बिजनेस के पढ़ाई किए थे मुकेश अंबानी। अगर और बात करें अगर पॉलिटिक्स में तो राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी ये भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या किए थे, पढ़ाई किए थे, लेकिन उतना नहीं पढ़ाई किए, बीच में से मतलब कम पढ़ाई करके बीच में से फिर लीव ले लिए। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इतने और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है ये सब एक वर्ल्ड के नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अगर आप पूछेंगे कि क्या सर ये इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद ही सक्सेस मिलता है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। तो बात यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर ट्रेन से अगर आप सफर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें टाइम लगेगा, और प्लेन से सफर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया होगा कि कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये सेम टू बात है कि जब आप बड़े यूनिवर्सिटी में जाते तो बड़े बात, और जब छोटी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करते तो वहाँ पे उसी तरह, तो मतलब जैसा यूनिवर्सिटी वैसा काम, यानी कि जैसा आप यात्रा के लिए जैसा ट्रेवलिंग करेंगे, जैसे अगर प्लेन से करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि आपको डिस्टेंस कितना रहेगा और कितना टाइम लगेगा, और फिर अगर ट्रेन से अगर सफर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा और फिर वो कैसा रहेगा सफर के लिए। तो जैसे अगर आपको दूरी तय करना है तो उस टाइप से आपको ट्रेवलिंग के लिए उस तरह का चाहिए क्या उस तरह का क्या चाहिए आपका, यानी कि प्लान भी चाहिए। जैसे मैं प्लेन और ट्रेन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको जाना है विदेश तो प्लेन आपके लिए सही रहेगा, अगर आपको जाना है सिर्फ ट्रेन के द्वारा विदेश तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे जा सकते हैं, ये आप समझ में आ गया होगा। यानी आप लोग को अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं तो प्लेन और ट्रेन के बारे में समझ गए। अगर भारत में भी अगर कहीं आपको जाना है तो प्लेन से जाएंगे और ट्रेन से जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया होगा टाइम क्या लगेगा। उसी टाइप से हमारा कैरियर होता है, जब आप जितना स्ट्रगल करेंगे और स्ट्रगल सही जगह से जाके करेंगे और सही वो प्रोसेस के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्ट्रगल पैसेंस देगा और सक्सेस आपके घर में लाके
रख देगा। तो उसी टाइप से तो हमारा लाइफ होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा होम्योस्टेसिस समझ में आ गया होगा, अर्नस्ट मेयर के बारे में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में कौन कौन पढ़े थे। ये सब यूनिवर्सिटी छोटा हो या बड़ा हो, आप में कंसेप्ट हो ना, वही थोड़ा टाइम लग सकता है, यही बात होता है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा रहा ये प्लान और ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा। अगर आप पहले से जानते होंगे तो थैंक यू सो मच। हम बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। अब हम जब क्वेश्चन पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझने में बहुत मजा आएगा और फिर हमें समझाने में बहुत मजा आएगा। दोनों आदमी को समझने समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तब जब आप में कुछ पहले से रहता है। अब क्या है कि हमने आगे अपने क्वेश्चन पे, यानी कि मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसको समझाना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा एंड आपको समझना भी बहुत, आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में और जानते हैं कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके लिए कौन सा लेके आया। आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ लिखा है बायोलॉजी से रिलेटेड जो मैं क्या बताने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हैं तो कमेंट कीजिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है ये क्वेश्चन रहा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हम रीड करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, आके रहेगा। इसीलिए पूरे क्या चीज याद, फोकस प्लस हार्ड वर्क प्लस पैसेंस इक्वल टू सक्सेस। आप जो फोकस करेंगे और साथ में हार्ड वर्क हम भी करेंगे, आप भी करेंगे और आप भी पैसेंस रखेंगे, हम भी पैसेंस रखेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, आपको समझ में आ गया होगा, सक्सेस आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब हम जानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंट होता है, इसके बीच लिविंग और नॉन लिविंग के बीच क्या डिफरेंट होता है उसके बारे में बोल रहा है, बात कर बताइए। अब हम जानते हैं कि लिविंग थिंग्स सो लाइफ प्रोसेस, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो हमेशा जो याद रखेगा, लिविंग थिंग्स मतलब याद रखेगा, लिविंग थिंग्स मतलब समझ रहे हैं ना, जो लिविंग जीव है उसके बारे में बोला जा रहा है। जो लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स क्या शो करेगा और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या शो करेगा उसके बारे में बता रहे हैं। क्या इसमें यही पूछ रहा है तो वही को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा डिटेल में करेंगे, डीप में। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमने ऑर्गेनिज्म लिखेंगे या थिंग्स लिखेंगे, ये सब कोई मैटर नहीं करता है, दोनों बात सेम रहता है। अब ये क्या करता है, ये शो करता है या नहीं करता है ये जानते हैं। ये लाइफ प्रोसेस, इसमें जो है ना लाइफ प्रोसेस, ये अपना लाइफ प्रोसेस को शो करता है, यानी कि लिविंग थिंग्स में लाइफ प्रोसेस शो करता है और ये नॉन लिविंग थिंग्स में जो लाइफ प्रोसेस है ये शो नहीं करता है। लाइफ प्रोसेस शो नहीं करेगा, किसमें नहीं करेगा शो, तो याद रखिएगा इसमें शो नहीं करेगा। यानी कि नॉन लिविंग में लाइफ प्रोसेस शो नहीं करेगा लेकिन लिविंग थिंग्स में लाइफ प्रोसेस शो करेगा। आप देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस जो होता है, लाइफ प्रोसेस जो होता है उसमें ऐसा कौन कौन सा है, यानी कि प्रोसेस जिससे पता चलेगा कि लाइफ प्रोसेस शो कर रहा है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए लाइफ प्रोसेस अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हो रहा है, लिविंग थिंग्स में, तो उसमें ध्यान रखना है दो चीज रहेगा, एक ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन। अगर लाइफ रिप्रोडक्शन ये दो चीज से ये क्लियर हो जाता है कि लिविंग थिंग्स में लाइफ प्रोसेस हो रहा है, यानी लिविंग थिंग्स में लाइफ प्रोसेस हो रहा है तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कंटिन्यू ये सब होते रहता है। और नॉन लिविंग थिंग्स में अगर लाइफ प्रोसेस शो नहीं हो रहा है तो समझ जाना है कि उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन यही समझाने और यही आंसर पूछ रहा था। तो फिर क्या बोलता, व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट, यानी कि जो नॉन लिविंग उसमें नॉन लिविंग थिंग्स में शो नहीं करता है ग्रोथ और प्रोसेस। देखिए क्या बोल रहा है, जीवित वस्तुएं जीवन क्रियाएं दिखाती है जबकि निर्जीव वस्तुएं अपनी जीवन क्रिया लाइफ प्रोसेस नहीं दिखाती है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग बीइंग्स, मतलब हम समझते हैं कि सजीव जीव में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। लिविंग बीइंग्स हैव क्या डिफिनिट एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि जो लिविंग होता है, लिविंग क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको में क्या होता है, कैसा होता है बॉडी स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। नॉन लिविंग जो भी थिंग्स होते हैं उसमें बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो लिविंग बीइंग्स हैव अ डिफिनिट एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, और जो नॉन लिविंग रहेंगे उसमें ये क्या रहेंगे, डिफिनिट
बॉडी स्ट्रक्चर यानी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं दिखाए। कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर मतलब एक हार्ड एक उस जैसे में जीवित प्राणियों की निश्चित और जटिल शारीरिक संरचना होती है, लेकिन जो तो याद रखिएगा जैसे ही बोलेगा लिविंग बींग्स में तो याद रखिएगा। अब बात आता है कि नॉन लिविंग्स में भी तो हार्ड होता है, ताकत होता है, जैसे माइक लीजिए इसमें भी तो स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बात है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो एक लिमिट पर है। उसमें जैसे उसमें एक वेट भी लिमिट पर है, इसका जो एक क्या है इसका एक क्या समझिए जैसे में इसका मास भी एक लिमिट है। लेकिन इसमें क्या होता है जो लिविंग है उसमें क्या होता है मास और ये सब क्या होता है ग्रो करते रहता है इब्रिड, तो उसमें ग्रो करते रहता है तो ऑटोमेटिक इसका मास इसका स्ट्रक्चर इसका मास थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन ये जो लिविंग है नॉन लिविंग है उसमें एक लिमिट रहता है, उससे डाउन नहीं हो सकता है, उससे अप नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि नॉन लिविंग में जो पहले से वेट जो है वेट यानी कि वजन जो है वो फिक्स है, उससे घट सकता है बढ़ नहीं सकता है, लेकिन लिविंग में बढ़ा सकते हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये सब यहाँ पे नॉन लिविंग में है, इसीलिए ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है नॉन लिविंग में, वही इसका ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग बींग्स, तो लिविंग बींग्स हैव अ डिफिनिट एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि जीवित प्राणियों की निश्चित और जटिल शरीर की संरचना तो एक निश्चित होता है जिसमें कोई भी कहीं से भी आउट नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया था, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही समझना बेहतर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएगा तो हम वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज रिप्रोडक्शन नॉट एन अब्सोल्यूट और डिफाइनिंग फीचर, यानी कि क्या बोला है व्हाई इज रिप्रोडक्शन नॉट एन अब्सोल्यूट डिफाइनिंग फीचर, मतलब क्या बोल रहा है सोचिए, ये बोला है व्हाई इज रिप्रोडक्शन नॉट एन अब्सोल्यूट डिफाइनिंग फीचर, मतलब बोल रहा है सम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस बट आर स्टिल लिविंग, यानी कि ये बोल रहा है म्यूल मतलब समझिए यार ध्यान दीजिए, म्यूल मतलब वो नहीं होता है जो मिल, यानी कि ये म्यूल वो मिल के बारे में बोल रहा है जिसको हिंदी में हम खच्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं खच्चर। ये खच्चर एक ऐसा प्राणी है, खच्चर एक ऐसा प्राणी है जो क्या है जीवित तो है, ये एक लिविंग तो है, लेकिन ये क्या नहीं कर सकता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। यहाँ क्वेश्चन बोला है व्हाई रिप्रोडक्शन नॉट एन एब्सोल्यूट डिफाइनिंग फीचर, यानी ये बोला है कि कुछ जीव जैसे खच्चर प्रजनन नहीं कर सकते फिर भी वे जीवित है। ये तो हमने इससे पहले भी क्लास में आपको बताया था कि सम जब भी अगर रिप्रोडक्शन में आएगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो वहां पे नोट ऑल मतलब सम लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट रिप्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस बोलिए या रिप्रोडक्शन, यानी कि सम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन मोर देन मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। तो इसी बात को यहाँ पे जब अगर बोला जाएगा कि सम लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों नहीं करता है, तो याद रखिएगा जैसे एक खच्चर एग्जाम्पल में है जो जीवित तो है लेकिन क्या है कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उसी टाइप से समथिंग और एग्जाम्पल होगा जो जीवित तो रहेगा लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे ट्रेनर में जो घूमते हैं वो थर्ड पर्सन जो भी है, आदमी का भी थर्ड पर्सन है, वो क्या है खच्चर है, और एक और है जो आदमी के कैटेगरी में आते हैं वो भी क्या है रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये है कि जो जीवित रहेंगे, लेकिन जैसे उसमें से एग्जाम्पल में खच्चर ऐसे भी प्राणी है जो क्या करता है रिप्रोड्यूस नहीं करता है लेकिन वो जीवित रहता है। इसीलिए व्हाई इज रिप्रोडक्शन नॉट एन एब्सोल्यूट डिफाइनिंग फीचर, तो इसीलिए याद रखना है कि जो प्रजनन है उसमें भी क्या है कि एक लॉजिक छुपा हुआ है कि सम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन क्या है कि रिप्रोडक्शन वर्क नहीं कर सकता है, लेकिन मोर देन ऐसे है लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें रिप्रोडक्शन वर्क करता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है जिसमें नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टॉप ले लेगा, वो आगे डेवलप नहीं करेगा, वो उसका जो प्राणी है वो स्टॉप हो जाएगा। जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें रिप्रोड्यूस हो रहा है उसमें क्या होगा कि वो आगे डेवलप होते जाएगा, उसकी स्पीसीज आगे डेवलप होते चला जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे है फोर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफाइन कीजिए, ग्रोथ के बारे में डिफाइन कीजिए। ग्रोथ इज एन क्या इरिवर्सिबल रिवर्सिबल, यानी कि इरिवर्सिबल के बारे में इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल,
यानी क्या बोल रहा है समझ रहे हैं ना कि डिफाइन ग्रोथ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या है, इरिवर्सिबल है, यानी कि वृद्धि आकार और कोशिकाओं की संख्या में अपरिवर्तन रूप से वृद्धि करते हैं, क्या ग्रोथ करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है ग्रोथ जो है वो एक क्या है, अपरिवर्तन रूप से वृद्धि करते हैं, साइज में, नंबर में, सेल में अपरिवर्तन रूप से वृद्धि करते रहते हैं। इसीलिए बोला गया है कि ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ग्रोथ का क्या डिफाइन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ग्रोथ क्या करता है, इरिवर्सिबल और इंक्रीज इन साइज, मतलब कि ग्रोथ के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि सेल का वो होता है, सेल क्या होता है, सेल का नंबर का मतलब परिवार, सेल का नंबर बढ़ता है, कोशिकाओं का संख्या बढ़ता है, और साथ में क्या होता है कि ये आकार में भी, साइज में भी ग्रोथ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। हाउ डज ग्रोथ इन प्लांट्स डिफरेंस, यानी डिफर बोला है तो डिफरेंस फ्रॉम एनिमल्स, यानी हम समझते हैं इसमें कि हाउ डज ग्रोथ इन प्लांट, यानी कि प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंट है ग्रोथ का। तो समझते हैं प्लांट ग्रो क्या थ्रू आउट लाइफ, वाइल एनिमल्स ग्रो फॉर अ लिमिटेड पीरियड, यानी कि पौधे जीवन भर बढ़ते हैं जबकि जानवर सीमित समय तक बढ़ते हैं। ये चीज ध्यान रखना है जब एनिमल और प्लांट के बारे में बोलेगा कि एनिमल और प्लांट में क्या डिफरेंट है ग्रोथ के लेवल पे, तो याद रखना है कि एनिमल और प्लांट में क्या है कि एनिमल्स ग्रो फॉर अ लिमिटेड पीरियड बट प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट लाइफ, मतलब प्लांट और जीवन काल वो ग्रोथ करेंगे, लेकिन एनिमल कुछ समय के बाद लिमिट यानी स्टॉप ग्रोथ में स्टॉप लग जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग को एनिमल और प्लांट के ग्रोथ में डिफरेंटिलिटी समझ में आ गया होगा कि प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंट है। यानी प्लांट अनलिमिटेड ग्रो करेगा, लेकिन कोई टाइम नहीं है प्लांट के लिए ग्रो के लिए, यानी प्लांट में जो ग्रो होगा उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन एनिमल में जो ग्रो होगा उसमें टाइम फिक्स है, इसीलिए यही डिफरेंट रहा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। व्हाट इज एडेप्टेशन, अब समझते हैं एडेप्टेशन के बारे में। एडेप्टेशन क्या करता है, इन्वायरमेंट को वायलेंस करता है, यानी इन्वायरमेंट में रहने का हमारे अंदर में कैपेसिटी को क्या करता है, क्रिएट करता है। एडेप्टेशन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू देयर इन्वायरमेंट, मतलब अनुकूलन जीवों की पर्यावरण के अनुसार ढलने की क्षमता देता है। एडेप्टेशन एकदम सिंपल प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस जो हमको इन्वायरमेंट में ढलने की क्षमता हमारे अंदर में क्रिएट करता है। एडेप्टेशन के द्वारा हम अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंट में रख सकते हैं, और वहाँ जैसे ठंडा गर्मी किसी भी, जैसे रैन हो गया ज़्यादा तो वहाँ पर हमारा एडेप्टेशन में जो बॉडी में एडेप्टेशन हो रहा है उसके द्वारा रैन में, या अगर समर रहा ज़्यादा तो समर में भी हम अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, या कोल्ड ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर भी अपनी लाइफ को जो बैलेंस बना सकते हैं, तो एडेप्टेशन के द्वारा बैलेंस बन सकता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन बहुत एकदम क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है हमारे बॉडी में, क्या है एक्सक्रेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा प्रोसेस है एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन को ही क्या बोला जाता है, एक्सक्रेटरी भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा एक्सक्रेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हिंदी में उत्सर्जन बोला गया है। ये प्रोसेस के द्वारा हमारे बॉडी के जितने भी मल मूत्र है वो आउट होते हैं। जैसे आंखों से जो भी वेस्टेड जो भी मटेरियल है वो आउट होते हैं, मटेरियल्स जो है पदार्थ है वो आउट होते हैं। वेस्टेड जो भी आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा जो भी आउट होते हैं, और मॉर्निंग के समय जब हम ब्रश करते हैं तो टूथों के द्वारा जो आउट होते हैं, ये सब हमारा वेस्टेड क्या है मटेरियल से, जिसे आउट होना बहुत जरूरी है, वो आउट होते हैं एक्सक्रेशन के प्रोसेस के द्वारा। एक्सक्रेशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट, क्या वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, यानी हमारे बॉडी से उस सभी वेस्टेड मटेरियल्स को रिमूव कर देता है कौन, तो एक प्रोसेस है एक्सक्रेशन। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे बॉडी के वेस्टेड सब्सटेंस को हमारे बॉडी से आउट कर देता है, वो एक्सक्रेशन आउट कर देता है, यानी रिमूव कर देता है हमारे बॉडी के सभी वेस्टेड सब्सटेंस को कौन रिमूव करता है, तो एक्सक्रेशन प्रोसेस के द्वारा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिस्पायरेशन। ये भी एकदम बहुत ही बेस्ट क्या है क्वेश्चन है जो हमें क्या अभी देने वाला है। रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने शरीर में जो भी फूड ग्रहण करते हैं उससे ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को आउट करा सकते हैं, ऊर्जा को रिलीज करा सकते हैं। तो वो सिर्फ रिस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा हमारा बॉडी किसी भी फूड से ऊर्जा को क्या कर सकता है, रिलीज करा सकता है। देखिए जानते हैं रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी फूड से जो भी एनर्जी रिलीज कराता है वो सिर्फ रिस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा ही पॉसिबल होता है। इसीलिए श्वसन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की एक क्रिया है। रिस्पिरेशन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, रिस्पिरेशन अगर नहीं हुआ तो हमारे रिस्पिरेशन अगर नहीं हुआ तो हमारे बॉडी में जो भी फूड हम ग्रहण करेंगे उस फूड से हमारे बॉडी में एनर्जी क्या होगा, और एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगा। तो रिलीज नहीं होगा तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमारे बॉडी से जो है फूड से जो एनर्जी रिलीज कराता है वो रिलीज जो है एक ही करा सकता है, उसका नाम क्या है, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन हमारे बॉडी में दो टाइप्स होते हैं, एक एरोबिक रिस्पिरेशन, एक होता है अनएरोबिक रिस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं अवायवीय रिस्पिरेशन, और दूसरा होता है वायवीय रिस्पिरेशन। तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, अवायवीय रिस्पिरेशन और एक होता है वायवीय रिस्पिरेशन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। वायवीय रिस्पिरेशन और वायवीय रिस्पिरेशन ये होते हैं, रिस्पिरेशन का दो टाइप होते हैं, जिस टाइप के द्वारा फूड से एनर्जी को होता है और रिलीज कराना होता है। आप लोग को ये क्वेश्चन एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन। ये देखिए न्यूट्रिशन क्या है, एकदम वेरी इजी। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे भोजन क्या करते हैं, हम फूड को ग्रहण कर पाते हैं। जैसे न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ क्या, ऑब्टेनिंग, याद रखिएगा, ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। यानी कि हम एनर्जी एंड ग्रोथ को तभी हम ला सकते हैं अपने अंदर में जब हम यूज करेंगे फूड को। यानी कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, फूड ग्रहण करते हैं और फूड के द्वारा एनर्जी और हमारे अंदर में क्या होता है, ग्रोथ की क्रिया होती है। तो देखिए पोषण एक भोजन प्राप्त करने और उपयोग करने की प्रक्रिया है। यानी न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपना भोजन ग्रहण कर हम अपने क्या कर सकते हैं, ग्रोथ और एनर्जी में वृद्धि ला सकते हैं। आप जब भी अगर पूछेगा न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन जीवों में कितने टाइप से होते हैं, तो याद रखिएगा न्यूट्रिशन जीवों में दो टाइप से होते हैं। एक टाइप का नाम होता है ऑटो न्यूट्रिशन जिसको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रो न्यूट्रिशन, जिसको हेट्रोट्रॉफिक भी बोला जाता है। हेट्रो न्यूट्रिशन हो गया और ऑटो न्यूट्रिशन हो गया। ये ऑटो न्यूट्रिशन में प्लांट्स आ जाते हैं, याद रखिएगा, और हेट्रो न्यूट्रिशन में एनिमल आते हैं। इसका तीन टाइप होते हैं। जैसे में आ जाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया, नेक्स्ट होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया, और फिर थर्ड होते हैं जिसको मृत जीवी पोषण कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेप्रोफैटिक। ये सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। इस तरह से हेट्रो न्यूट्रिशन का तीन टाइप होते हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। और इसमें न्यूट्रिशन का दो टाइप, एक टाइप होते हैं जिसे ऑटो न्यूट्रिशन कहते हैं जिसमें प्लांट भाग लेते हैं, और इसमें है जितने भी एनिमल है ये सब इसमें भाग लेते हैं। इसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इस मेथड के द्वारा एनिमल और इस मेथड के द्वारा प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने भोजन ग्रहण कर उसका ऊर्जा और फिर क्या अपने ग्रोथ में हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, व्हाट इज मूवमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी क्या बोला है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या मूवमेंट क्या है, ये मूवमेंट क्या है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें मूवमेंट तो होता ही है, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगा। जैसे मूवमेंट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी और बॉडी पार्ट्स।
यानी कि ये मोमेंट यानी कि मोमेंट जो है एक ऐसी क्या है, मान लीजिए प्रोसेस है जिसके द्वारा मोमेंट इज द चेंज, यानी मोमेंट के द्वारा हमें ये क्लियर होता है पोजीशन को चेंज करता है और बॉडी पार्ट्स को चेंज करता है। गतिशील शरीर या उसके भागों की स्थिति में परिवर्तन, मोमेंट के द्वारा हमारे शरीर में परिवर्तन होते रहता है। जैसे हमारा हो सकता है पोजीशन चेंज हो सकता है या हमारे बॉडी के पार्ट्स में चेंजिंग आ सकता है, वो सिर्फ मोमेंट के द्वारा ही पॉसिबल होता है। इसलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मोमेंट एक ऐसा है जिसके द्वारा हम अपने स्थान में भी परिवर्तन ला सकते हैं और अपने बॉडी के भी पार्टों में परिवर्तन ला सकते हैं, वो सिर्फ मोमेंट के कारण ही पॉसिबल होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आर ऑल मोमेंट्स विजिबल, क्या मतलब बोला जा रहा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सभी मोमेंट्स दिखाई देते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात आएगा कि नो, सम मोमेंट्स लाइक मेटाबॉलिक, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर इनविजिबल, यानी कि हमने अपने बॉडी के सभी ऑल मोमेंट्स को नहीं देख सकते हैं। ऑल मोमेंट्स को नहीं हम देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? ऑल मोमेंट्स को इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो ऑल मोमेंट्स अगर देख लेंगे तो फिर तो हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऑल मोमेंट्स नहीं देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, सब मोमेंट्स को क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं। मूवमेंट्स, सब मोमेंट्स को नहीं देख पाते हैं। जैसे में सब मोमेंट में कौन आएगा, जैसे रिप्रोडक्शन, सम ऐसे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसी टाइप से सब मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, यानी नो शो। अब नो शो होगा तो कौन कौन नहीं होगा, जैसे में देखिए मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में हो रहा है लेकिन वो हमको शो नहीं करेगा, ये हमको शो नहीं कर सकता है। ये सब इसलिए नहीं शो करेगा क्योंकि ये भी एक मोमेंट है लेकिन शो नहीं करेगा क्योंकि इंटरनल मोमेंट होता है। इसीलिए जब भी अगर क्वेश्चन किया जाएगा आर ऑल मोमेंट्स विजिबल, तो याद रखना है कि नो, सम मोमेंट्स लाइक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर इनविजिबल, मतलब एक जैसे मेटाबॉलिज्म जैसे जो प्रोसेस है वो हमारे मोमेंट है लेकिन हम देख नहीं सकते। इसलिए सम ऐसे मोमेंट्स है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, बाकी सभी मोमेंट्स को हम देख सकते हैं। या जहां तक जो मोमेंट्स नहीं दिखाएगा तो वो आ जाएगा किसमें, इनविजिबल, और जो दिखा जाएगा वो आ जाएगा विजिबल में। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो आंसर पूछेगा उसके अकॉर्डिंग से आंसर देना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर ऑल मोमेंट्स, ऑल का वर्ड बात कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे नो, सम ऐसे मोमेंट्स है जिसे हम नहीं देख सकते, वो इनविजिबल होते हैं, और वो मोर देन ऐसे होते हैं मोमेंट्स जो विजिबल में होते हैं जिसे हम देख पाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। व्हाट इज, क्या, इरिटेबिलिटी। आप समझते हैं व्हाट इज इरिटेबिलिटी के बारे में जानते हैं। इरिटेबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। आप समझते हैं इरिटेबिलिटी क्या है। देखिए चिड़चिड़ापन, ये उत्तेजनाशील, उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। यानी कि जब भी बोलेगा इरिटेबिलिटी, ये क्या है, तो याद रखना है कि इरिटेबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, मतलब इरिटेबिलिटी जो है एक ऐसा है जैसे जो है कॉन्शियस के बारे में बात होता है। कॉन्शियसनेस के बारे में जब बात करते हैं हम, जब कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं तो कॉन्शियसनेस की तरह होते हैं इरिटेबिलिटी। याद रखिएगा इरिटेबिलिटी के बारे में जब भी अगर कॉन्शियस के बारे में बात करेंगे तो इरिटेबिलिटी और कॉन्शियस में कोई डिफरेंट नहीं है, सेम टू है। यानी कि कॉन्शियस में भी होता है क्या, एक प्रतिक्रिया देना, और इरिटेबिलिटी में भी होता है एक उत्तेजना। मतलब कि हमारे जैसे कोई हमें बार बार फोर्स कर रहा है, हम इरिटेबिलिटी में नहीं आते हैं, इरिटेट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक हमारे बॉडी का रिस्पॉन्डे होता है जिससे ये क्लियर होता है कि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे तो ऑटोमेटिक हम इरिटेबिलिटी में आ जाएंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इरिटेबिलिटी क्या है, हमारे बॉडी का है क्या, उत्तेजना जैसे क्षमता है। जैसे हमें कोई सारे लोग 4-5 लोग पकड़े हुए हैं जब जकड़ के, और हम उन्हें उनके सामने में एकदम पूरी तरह से मायूस है, कुछ भी नहीं, हम अपना रिएक्शन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है क्या कि समझिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के धीरे धीरे लग रहा है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने जा रहा है। लेकिन कोई अगर हमें जबरदस्ती जकड़ के पकड़े हुआ है लेकिन हम उसको तोड़ के बाहर आना चाहते हैं, तो समझिए हमारे अंदर में इरिटेबिलिटी है और मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अब जैसे मेरे पास पेन है, पेन को कितना भी जकड़ के पकड़ेंगे तो इसमें इरिटेबिलिटी आएगा ही नहीं, लेकिन हमें हाथ को अगर किसी ने जकड़ के पकड़ा तो हम तेजी में हाथ को मतलब हाथ को हम क्या करेंगे, उससे छुड़ाना चाहेंगे, तो हमारे हाथों में क्या इरिटेबिलिटी आया, यही चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, उसको समझते हैं। और देखिए याद रखिएगा, सेल जो है ना, सेल का जितने भी जीव होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब होते हैं सेल के बने हुए। आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने होते हैं, लेकिन सेल का बात आता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो 2 सेल के बने होते हैं। एक सेल होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं और दूसरा होते हैं मल्टी सेलुलर। यानी जीवों का शरीर 2 टाइप के सेलों से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर। यानी कि ध्यान रखिएगा, सेल जो है ना ये 2 टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। लेकिन अगर बोलेगा कि जीवों का शरीर, जब भी अगर बात करेगा बॉडी के ऊपर कि जीवों का जो बॉडी है, जीवों का बॉडी यानी जीवों का बॉडी कितने सेलों का बना हुआ है, और इधर का बॉडी, जीवों का बॉडी कितने सेलों का बना हुआ है, तो याद रखिएगा वहां पे आ जाएगा मल्टी सेलुलर की बात होगा, यूनिसेलुलर की बात होगा। जैसे हम अभी बात करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड आएगा कौन, सिंगल। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अमीबा के बारे में बात की, तो अमीबा क्या है, अमीबा मल्टी सेलुलर जीव है या यूनिसेलुलर, तो एक यूनिसेलुलर जीव है अमीबा। लेकिन इधर हम बात करेंगे ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन के बारे में जब बात करेंगे ना तो ऑटोमेटिक मल्टी सेलुलर जीव आ जाएंगे। एलिफेंट मल्टी सेलुलर कैटेगरी के जीव है, लेकिन इधर क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर कैटेगरी के जीव है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ बोला है कि व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ अ सिंगल सेल। मतलब कि ये यूनिसेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म वो होंगे जो एक सेल से बने होते हैं। तो जब भी अगर बात होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जो सिंगल सेल के बने होते हैं उसे ही हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो सिंगल सेल के बने होते हैं उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो याद रखिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जो सिंगल सेल के बने होते हैं, तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल। इसका एक दूसरा नाम ऐसे समझ लीजिए, सिंगल सेल से जो बने होते हैं वो सभी जीव याद रखिएगा, जीव क्या कहलाएंगे, यूनिसेलुलर कहलाएंगे। और जो मल्टी सेल से बने रहेंगे वो सभी जीव क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर कहलाएंगे, यानी बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्यार से देख लीजिए, समझ लीजिए, आसान से आसान एकदम सिंपली वर्ड के साथ एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि कैसे हमें समझना है, कैसे जानना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम जानते हैं कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे बोला है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका से बना हो, ऐसा जीव का उदाहरण दीजिए। ऐसा जीव का उदाहरण देने के लिए अमीबा को यूज करेंगे। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि अमीबा एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे क्लियर हो जाता है कि एग्जाम्पल, यानी कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ, ऐसा जीव का एग्जाम्पल दीजिए जो यूनिसेलुलर हो, यानी एक कोशिका से, सिंगल सेल से जो बना हो, जिस जीव का बॉडी, यानी जिस जीव का बॉडी, याद रखिएगा, जिस जीव का बॉडी सिंगल सेल से बनाओ, सिंगल सेल से बनाओ, सिंगल सेल से जो बना रहेगा तो उसी को हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। याद रखिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहेंगे जो सिंगल सेल से बना रहेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो सिंगल सेल से बनने वाला ऑर्गेनिज्म कौन कौन है, अमीबा हुआ, और फिर आप समझ सकते हैं क्लेमाइडोमोनास बोल सकते हैं, या बैक्टीरिया को भी ले सकते हैं, बैक्टीरिया। ये सब आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, सिंगल सेल से बने हुए जीव है। देखिए सिंगल सेल से बने हुए जीव को ऐसे समझिए जैसे हमारा बॉडी है। हमारा बॉडी एक काम को करने के लिए अनेकों सारे क्या है कि सिस्टम आएगा, अनेकों सारे ऑर्गेन काम करेंगे। एक काम को अनेक सारे ऑर्गेन मिलकर जब एक काम करे तो उसको मल्टी सेलुलर जीव कहते हैं। लेकिन एक सारे काम को सिर्फ एक ही ऑर्गन करे तो उसको हम सिंगल सेलुलर जीव कहते हैं। यानी सिंगल सेलुलर जीव उसे कहेंगे जिसका एक अंग सभी काम कर लेते हैं, लेकिन एक काम को सभी अंग मिलके करे तो उसी को मल्टी सेलुलर जीव कहेंगे। जैसे ह्यूमन हुआ मल्टी सेलुलर और अमीबा हुआ यूनिसेलुलर। आप लोग को एकदम आसानी में समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है, व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बोला है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, समझते हैं। एन ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मैनी सेल्स, यानी जो मैनी सेल से बने होते हैं उसी को हम कहते हैं क्या
क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। अभी जस्ट आपको हम बता दिए, मल्टी सेल से जिस जीव का शरीर मल्टी सेल से बना रहेगा उसी को हम बोलते हैं क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे ह्यूमन क्या है, ह्यूमन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, याद रखिएगा। डॉग हुआ, कुत्ता बिलाई जितना भी है, कुत्ता बिलाई चूहा एलिफेंट टाइगर लाइन, ये सब हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका शरीर मेनी सेल से मिलके बने हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे में टाइगर ले सकते हैं, जैसे में डॉग ले सकते हैं, और जैसे में कैट ले सकते हैं, और जैसे में रैट ले सकते हैं, और जैसे में फिश ले सकते हैं, और जैसे में स्नेक ले सकते हैं। इट इज मोर देन मोर एग्जाम्पल है, और लड़का लड़की सब डाल सकते हैं, ये सब चलेगा। और प्लांट भी कुछ ऐसे है जो मल्टी सेलुलर होते हैं, याद रखिएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देख लीजिए प्यार से, और समझ में जहां पर भी नहीं आएगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और डीप में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहां तक तो मुझे लग रहा है पूरा डिटेल में एक्सप्लेन हो ही रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, डिफाइन लाइफ स्पेन। हमने इससे पहले ही बताया था लाइफ स्पेन क्या होता है। लाइफ स्पेन इज द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जीव जब नेचुरल डेथ और बर्थ के पीरियड, मतलब बर्थ से लेके और नेचुरल डेथ तक के सफर को याद रखिएगा। बर्थ टू नेचुरल डेथ, ये जो सफर है, कौन सफर है, बर्थ टू नेचुरल डेथ। इस सफर को, इस जर्नी को ही हम क्या बोलते हैं, इस जर्नी को हम बोलते हैं क्या, लाइफ स्पेन बोलते हैं, याद रखिएगा। लाइफ स्पेन हम उसको कहते हैं जो हमको बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक जाता है, उसी बीच के जर्नी को हम लाइफ स्पेन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या इज डेथ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। यानी लिविंग बींग्स में बोल रहा है, क्या डेथ का एक ऐसा कैरेक्टर डिफाइन कीजिए, यानी इज डेथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। तो यस, ऑल लिविंग बींग्स हैव अ डिफिनिट लाइफ स्पेन एंड डाई नेचुरली। मतलब बोला है हाँ, सभी जीवों का निश्चित जीवन काल होता है और वे मरते हैं। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका डेथ, बर्थ जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट डेथ भी है, उसका भी डेथ निश्चित है। तो जो भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें डेथ निश्चित होता है, ऑर्गेनिज्म उसमें डेथ निश्चित होता है। ये हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें डेथ फिक्स रहेगा। इसीलिए यहाँ पूछ रहा है कि इज डेथ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। तो यस, ऑल लिविंग बींग्स हैव अ डिफिनिट लाइफ स्पेन एंड डाई नेचुरली। वो डिफिनिट है कि वो मरेगा, यानी सभी जीवों का निश्चित जीवन काल बना हुआ है, उसे मरना होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्पेसीज। स्पेसीज मतलब प्रजाति के बारे में बात कर रहा है, और स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटर ब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल, मतलब फर्टाइल मतलब फर्टिलिटी यानी फर्टिलाइजेशन। ऑस्प्रिंग मतलब संतान के बारे में बात हो। प्रजाति समान जीवों का समूह है जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। यानी ध्यान रखिएगा, स्पीसीज क्या है, एक ऐसा क्या है, समान जीवों का समूह है, यानी एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म है। क्या स्पीसीज क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म है दैट कैन इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल और क्या ऑस्फिरिंग। मतलब जो एक प्रजाति समान जीवों का समूह है, आपस में वो प्रजनन करते रहते हैं। तो याद रखना स्पीसीज के बारे में जब भी बात करेगा तो याद रखिएगा ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म है जो इंटरब्रीडिंग और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑस्फिरिंग। मतलब ये आपस में क्या करते रहते हैं, प्रजनन करते रहते हैं। और एक इसका समूह है, समान प्रजाति का समान समूह होता है। जब भी अगर बोलेगा स्पीसीज के बारे में तो क्या है, एक समान प्रजाति का समूह है जो आपस में प्रजनन करते रहते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब समझ रहे हैं ना, स्टडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन हर जीव में। यानी क्लासिफिकेशन इज अरेंजिंग मतलब अरेंजमेंट ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज। यानी कि ध्यान रखना है, सिमिलरिटीज को समझने के लिए वर्गीकरण समानताओं के आधार पर जीवों को समूह में बांटता है। क्लासिफिकेशन से हम क्या करते हैं कि हम किसी कौन ऑर्गेनिज्म किस में किस क्लास में रखना इंपॉर्टेंट है, किस क्लास में रखना नहीं इंपॉर्टेंट है, ये क्लासिफिकेशन के द्वारा हम अरेंजमेंट कर पाते हैं किसको, ऑर्गेनिज्म को, ताकि हमें स्टडी करने में बहुत ईजी रहेगा और हम सही से स्टडी कर पाएंगे। इसीलिए हम दोनों जो है क्लासिफिकेशन के द्वारा अरेंजिंग कर पाते हैं ऑर्गेनिज्म और साथ में क्या करते हैं, ग्रुप बना पाते हैं। और ये सब सिमिलरिटीज यानी कि हम क्लासिफिकेशन के द्वारा समानताओं के आधार पर जीवों को एक ग्रुप बना देते हैं, ताकि हमें जीवों को समझना स्टडी करना हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जब भी लिखा रहेगा तो याद रखिएगा हमेशा टैक्सोनॉमी के जो फादर है, टैक्सोनॉमी के जो फादर है वो कैरोलस लिनियस है, दूसरा कैरोलस लिनियस है, दूसरा कोई आने वाले नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कैरोलस लिनियस को, यानी कैरोलस लिनियस एक ऐसे साइंटिस्ट है जिनको टैक्सोनॉमी का मतलब फादर कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा टैक्सोनॉमी बना था, इसलिए टैक्सोनॉमी के फादर कैरोलस लिनियस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज नोमेनक्लेचर इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में नोमेनक्लेचर का कौन सा काम है। इट इज द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू क्या, ऑर्गेनिज्म। यानी कि साइंटिफिक जो है नेम नामकरण जो देता है एक ऐसा सिस्टम है, नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है। नोमेनक्लेचर ना, नोमेनक्लेचर एक ऐसा क्या है, सिस्टम है जो किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम देता है, साइंटिफिक नेम देता है। साइंटिफिक नेम देने का काम सिर्फ कोई कर सकता है, तो उसका नाम क्या है, नोमेनक्लेचर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नोमेनक्लेचर का काम होता है एक ऐसा सिस्टम है जो साइंटिफिक नेम मतलब सभी जीव का साइंटिफिक नेम नोमेनक्लेचर के द्वारा मिलता रहता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा सभी जीवों को जीव का नाम साइंटिफिक रूप में जब भी मिलता है तो वो नोमेनक्लेचर के द्वारा मिलता है। तो सभी जीव का साइंटिफिक नेम नोमेनक्लेचर के द्वारा ही मिलता है। तो एक ऐसा सिस्टम है जो जीवों का साइंटिफिक नामकरण करता है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज साइंटिफिक नेमिंग इंपॉर्टेंट। यानी क्या साइंटिफिक नेम क्या महत्व है जीवों के लिए, और नहीं जीवों के लिए क्यों महत्व है साइंटिफिक नेम, ये पूछ रहा है। इट अवॉइड्स कन्फ्यूजन कॉजेड बाय लोकल नेम्स। यानी लोकल नेम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उस कंफ्यूजन के अवॉइड करने के लिए हमने साइंटिफिक नेम का यूज करते हैं। यानी बोल रहा है कि साइंटिफिक नेम नाम जो है क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसको समझने के लिए समझते हैं कि हमने साइंटिफिक नेम के द्वारा लोकल नेम से जो हम होने वाले कंफ्यूजन को हम रिमूव कर पाते हैं साइंटिफिक नेम के द्वारा। यह स्थानीय नामों से होने वाली भ्रम की स्थिति को दूर करता है। अगर साइंटिफिक नेम नहीं देंगे तो किसी भी जीव को हम नहीं पहचान पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस कैटेगरी का जीव है किसका है, समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे ह्यूमन है, ये ह्यूमन किसका वंशज है, अब इस ह्यूमन जो वंश किसका वंश है ये नहीं समझ पाएंगे, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये ह्यूमन जो है किस बंदर का वंश है। तो याद रखिएगा ह्यूमन कपी नाम के एक बंदर था उसका वंश है, यानी कपी नाम करके बंदर का वंश है कपी। तो कपी संकट मोचन राम तिहारो, याद रखना। तो कपी नामक एक बंदर था उसका वंश है कौन, तो ये ह्यूमन है। अब ह्यूमन का मान लो मेरा नाम हो गया क्या, आप मान लीजिए किसी का नाम रवि है और रवि है, अब हम कंफ्यूज कर जाएंगे रवि क्या है। तो अब इसको हम जानेंगे कि अगर ये ह्यूमन होगा तो ये ह्यूमन अगर होगा तो ऑटोमेटिक इसका नाम होगा होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस, तो अगर ह्यूमन होगा तो होमोसेपियंस बोलेंगे। तो रवि हो, रमेश हो, मोहन हो, सोहन हो, राकेश हो, कोई भी नाम होमोसेपियंस की कैटेगरी में टोटल आ गया। तो इसीलिए साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट होता है। लोकल नेम से बचने के लिए, कंफ्यूजन से दूर होने के लिए साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है। आई होप तो ये वो जो है कंफ्यूजन, लोकल नेम से कंफ्यूजन होने से हमें बचाता है साइंटिफिक नेम। तो समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू वर्ड्स इन साइंटिफिक नेम, यानी बोला है क्या कि व्हाट आर द टू वर्ड्स इन साइंटिफिक नेम में ऐसे कौन से दो वर्ड मिलते हैं, तो जेनस नेम एंड स्पीसीज नेम, ये दो ऐसे नेम है जो साइंटिफिक नेम है किसी भी जीव का, यानी याद रखिएगा किसी भी जीव का नाम अगर दो नाम मिलता है तो एक नाम को क्या होता है, एक नाम याद रखिएगा जेनस साइंटिफिक मिलते हैं और दूसरा मिलते हैं स्पेसीज। ये दो ऐसे नाम है जो साइंटिफिक नेम मिलते हैं किसी भी जीव का, दो नाम मिलते हैं साइंटिफिक नेम, दो वर्ड है, यानी कि व्हाट आर टू वर्ड्स इन साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम के द्वारा मिलता है दो नाम, जेनस किसी भी जीव का जेनस, स्पेसीज साइंटिफिक नेम से मिलता है, साइंटिफिक नेम के द्वारा किसी भी जीव का दो नाम मिलता है, जेनस और स्पेसीज, तो इसीलिए ध्यान रखना है दो टू वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी बोला है कि ह्यूमन बींग्स के साइंटिफिक नेम को लिखे, होमोसेपियंस होता है याद रखिए, बोला है कि होमो यानी कि मनुष्य को इंग्लिश में ह्यूमन कहते हैं, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम बोलेगा तो होमो बोलते हैं, होमोसेपियंस बोला जाता है। अब होमोसेपियंस लेंगे तो इसमें कोई भी नाम के रहे, राहुल रहे या मोहन रहे या सोहन रहे या रीता रहे या कोई भी नाम के रहे, वो सब होमोसेपियंस के कैटेगरी में चला जाएगा, तो इसीलिए साइंटिफिक नेम से हम लोकल नेम के कंफ्यूजन से दूर हो जाते हैं, हम बच जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आप समझते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में, इट इज द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण और प्रवर्धन है, क्या चीज, यानी कि बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन क्या है, बोला है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है, तो इट इज द प्रोटेक्शन, ये क्या रक्षा करने वाला है, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, एक जीवों का रक्षा का कवच है, जिससे जीवों का क्या है एक कवच मिला रहता है, जिसके अंदर जीव रहते हैं पूरी तरह से, जैव विविधता का संरक्षण कवच है एक तरह से, कौन, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक कवच है, एक प्रोटेक्शन है जीवों के लिए, जैसे सिक्योरिटी होते हैं बड़े बड़े मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए एसपीजी कमांडो क्या है एक प्रोटेक्शन है, उसी तरह से जीवों के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक प्रोटेक्शन है, याद रखना है, तो एक प्रोटेक्शन का काम करता है, मैनेजमेंट का काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, व्हाट इज हायरार्की इन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में हायरार्की का वर्क क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि हायरार्की का जो काम होता है क्लासिफिकेशन में वो होता है वर्गों में बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि हायरार्की के द्वारा हम क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज को, ये दोनों क्रम को हम समझ पाते हैं, वर्गों को बढ़ते और घटते क्रम में व्यवस्थित करते रहते हैं, किसके द्वारा, हायरार्की के द्वारा, किसमें, तो क्लासिफिकेशन में हायरार्की का यही काम होता है। क्या है हायरार्की, तो वो क्या करता है कैटेगरीज, यानी कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज में जो घटते क्रम है बढ़ते क्रम के क्या करता है व्यवस्थित करते रहता है, यानी कोई कौन जीव विलुप्त हुआ कौन जीव विलुप्त नहीं हुआ उस सबको मैनेजमेंट करने का काम हायरार्की में होता रहता है, और ये क्लासिफिकेशन के द्वारा ही सब पूर्ण होते रहते हैं। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं, क्लासिफिकेशन में हायरार्की का यही काम होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है व्हाट इज टैक्सोन, टैक्सोन मतलब टैक्सोनोमी के बारे में बात हो रहा है, यानी कि जीवों को यानी कैटेगरी में रखा गया है टैक्सोनोमी, और टैक्सोन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का एक यूनिट है, टैक्सोन वर्गीकरण की एक इकाई, टैक्सोन एक क्या है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, याद रखिएगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का एक यूनिट है, इकाई है, जैसे एक छोटा पार्ट है उसी से स्टार्ट होता है, टैक्सोन से ही स्टार्ट होता है, तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सोन, व्हाट इज टैक्सोन, तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं, व्हाट इज सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक को जानते हैं, सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि सिस्टमैटिक विविधता और विकासवादी संबंधों का अध्ययन करता है, सिस्टमैटिक के द्वारा हम दो चीज पर अध्ययन कर पाते हैं, सिस्टमैटिक के द्वारा दो चीज पे अध्ययन कर पाते हैं, सिस्टमैटिक है इसके द्वारा हम दो चीज पे अध्ययन कर पाएंगे, किस पे कर पाएंगे याद रखिएगा, एक होता है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है याद रखिएगा क्या होता है इवोल्यूशनरी,
इवोल्यूशनरी, यानी इवोल्यूशन और ये डाइवर्सिटी को दोनों पर स्टडी हम कर पाएंगे तो सिस्टमैटिक के द्वारा कर पाएंगे। यानी इससे यही हो सकता है, यानी इससे हम ये जान पाएंगे कि विविधता में विकासवाद हुआ है या नहीं, ये सब जान पाएंगे। बायोडाइवर्सिटी में जीवों का विकास, इवोल्यूशन कैसा हालात पे है, किस स्थिति में, सिचुएशन को जान पाएंगे तो हम जान पाएंगे किसके द्वारा, सिस्टमैटिक के द्वारा जान पाएंगे डाइवर्सिटी के इवोल्यूशन को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग प्यार से देखिए, प्यार से समझिए, एकदम इजीली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं, व्हाट इज डाइवर्सिटी। आप डाइवर्सिटी को देखते हैं, डाइवर्सिटी मींस वैरायटी अमंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि विविधता का अर्थ जीवों में भिन्नता है। याद रखिएगा, डाइवर्सिटी का जो रियलिटी जो होता है, अर्थ वो होता है क्या, जीवों में एक भिन्नता को, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के भिन्नता को ढूंढना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या भिन्नता है, क्या क्या डिफरेंटलिटी है, मतलब किस कारण से कोई भी जीव विलुप्त हो रहे हैं, क्या हो सकता है। तो डाइवर्सिटी के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हमारे डाइवर्सिटी में कौन से जीव विलुप्त होने वाले, कौन से जीव का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कौन डिक्रीज हो रहा है, ये सबको जान पाते हैं। तो विविधता का अर्थ है जीवों में भिन्नता, यानी कि विविधता के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि कौन जीव में क्या डिफरेंटलिटी है, इसको भी हम जान पाते हैं डाइवर्सिटी में ही। यानी जीवों की वैरायटी को जान पाते हैं किस में, डाइवर्सिटी में, कि कौन कौन जीव का क्या वैरायटी है, कौन डाइवर्सिटी में, कौन जीव किस डाइवर्सिटी में रहना चाहिए, कौन जीव किस डाइवर्सिटी में नहीं रहना चाहिए, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई इज द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड इंपोर्टेंट, यानी को बोल रहा है कि लिविंग वर्ल्ड क्या इंपोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, व्हाई क्यों, मतलब लिविंग वर्ल्ड क्यों अध्ययन में इंपोर्टेंट है। तो इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेस एंड बायोडाइवर्सिटी। याद रखिएगा, बोल रहा है लिविंग वर्ल्ड इंपोर्टेंट, व्हाई इज द स्टडी, मतलब लिविंग वर्ल्ड क्यों क्या है, अध्ययन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेस एंड बायोडाइवर्सिटी, यह हमें जीवन क्रियाओं और जैव विविधताओं को समझने में मदद करता है। यानी कि अगर ये लिविंग वर्ल्ड इंपॉर्टेंट स्टडी में इसलिए है क्योंकि इससे हम ये जान पाते हैं कि जीवन क्रिया जैव विविधता को हम आसानी से समझ पाएंगे। अगर ये लिविंग वर्ल्ड नहीं रहेगा तो हम स्टडी करते समय हम अपने जीवन यानी क्रियाओं और जैव विविधता को नहीं समझ पाएंगे, लाइफ प्रोसेस को और बायोडाइवर्सिटी को नहीं समझ पाएंगे। उस दोनों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइफ प्रोसेस को और बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए लिविंग वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिविंग वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है किसको समझने के लिए, लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फुल डिटेल और डीप में समझाएंगे। अभी इसलिए मैंने सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन को लेके आता हूं, आपको समझाता हूं, ताकि आप अपने क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस हो पाएंगे और ये जान पाएंगे कि इस सिलेबस में जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन किस क्वालिटी का है, उसका वैरायटी क्या है, वो क्वेश्चन आपको क्या रिलेट कर पा रहा है या नहीं, आप उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं नहीं। उसके बाद मैं ऑटोमेटिक विदाउट क्वेश्चन लिखे मैंने टॉपिक पर कुछ लेक्चर दे दूंगा और उससे आपको और इजी हो जाएगा हमारी बात को समझना। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अगर लेक्चर देंगे विदाउट आपको क्वेश्चन बताए तो ऑटोमेटिक आपको समझने में कन्फ्यूजन होगा, बोरिंग हो सकता है क्लास, आपको ये मतलब एक क्या होगा, क्रिएट होगा कि ये क्या चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चन से आपको क्या करा दिया, क्वेश्चन से आपको रूबहू करा दिए, आपसे मिला दिए, फेस टू करा दिए, फेसअप करा दिए। जब क्वेश्चन के साथ आप फेसअप हो गए तो हम कभी भी आके अगर लिविंग नॉन लिविंग के ऊपर अगर हम कुछ लेक्चर देना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा, आपको समझ में भी आते रहेगा। तो आई होप कि आप लोग जो टाइम दिए इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कैसा क्लास लगा आप कमेंट कीजिएगा, ताकि और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज भर के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी।